हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यस दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये चैप्टर शायद इस बार एग्जाम में होगा भी, ओके। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैं आपको बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा विद एक्सेप्शंस। समझ लो कि आपका ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द चैप्टर में ये है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ओके। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ओके, यहाँ पर आपको मैं इसका डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा पहला पॉइंट बनता है, यस दैट इज गुड कंडक्टिविटी। जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स में ऐसा भी एक एक्सेप्शन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यस दैट इज कार्बन का एक टाइप है ग्रेफाइट। कार्बन नहीं लिखो, ग्रेफाइट लिखो। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट बनता है मेटल्स का, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है यहां पर, व्हाट इज दैट? इट इज ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो यहां पर पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वही है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। मेटल्स, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट, जो कि हम, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उसमें काफ़ी टाइम ग्रेफाइट भी लिया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है, ओके। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, या मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हमको अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, यस दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पूरा एलिमेंट का जो सीरीज है या जो लिस्ट है, इसमें सबसे मेटलॉइड्स तो काफ़ी कम है, जिनको हम सेमी मेटल्स कहते हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, राइट। उसमें आपको बेसिकली ये समझेगा कि जो हमारा ज़्यादातर एलिमेंट है वो मेटल्स है, सिर्फ 22 है जो नॉन मेटल्स, ओनली 22 आर नॉन मेटल्स, ठीक है। और उसके बारे में और जो डिफरेंस है और जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, मेटल्स के बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स जो है वो एकदम जबानी याद होगा। 8th स्टैंडर्ड में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने किया हुआ है। व्हाट इज दैट? यस, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। कैसे होते हैं? दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। अब क्या होता है डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को हम पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एंड मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी का मतलब इनको हम पतले शीट्स में बीट कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ओके। What about नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? यस, नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के बीच में अपोजिट ही है, राइट। इसमें डक्टिलिटी का ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको पता होगा गोल्ड और सिल्वर का डक्टिलिटी जो है ज़बरदस्त होता है, या मैलिएबिलिटी। जैसे कि लास्ट ईयर हमने 9th स्टैंडर्ड में रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्कैटरिंग वाला, उसमें हमने गोल्ड फॉइल लिया था, याद हो अगर आपको तो। गोल्ड फॉइल क्यों लिया था? हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर जानना था, और हमको ऐसा कोई शीट चाहिए, ऐसा कोई वहाँ पर फिल्म चाहिए था जिसमें बहुत थिन या बहुत कम एटम्स आए उसके थिकनेस में। तो यहाँ पर हमको बहुत थिन कोई ऐसा मेटल या कोई ऐसी चीज़ चाहिए था जिसमें गोल्ड की मैलिएबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि हम उसको बहुत पतले फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने वहाँ पर गोल्ड फॉइल लिया था, बिकॉज गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ओके। सिल्वर की मैलिएबिलिटी के बारे में कहा जाता है, या डक्टिलिटी के बारे में कहा जाता है कि आप 1 ग्राम सिल्वर को लेके और 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो,
ठीक है, यानी कि कितना पतला वायर होगा वो, जिससे आप 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम सिल्वर ले रहे हो और 2 किलोमीटर लंबा वायर। ठीक है, हो सकता है कि मैंने लाया हो, आपको मैं दिखा दूं। देखो ये आपको दिख रहा होगा सिल्वर का जो वायर है, नहीं दिख रहा है? ओके, नहीं होगा शायद फिर। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो है काफ़ी मैलिएबल है, दूसरे मेटल्स भी हैं पर गोल्ड सिल्वर ज़्यादा मैलिएबल है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये सोनोरस हैं और ये लश्चरस हैं। सोनोरस का मतलब क्या? ये एक स्पेशल मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है। अरे भाई, मंदिर का टन वो जो आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। ओके, तो और वो चीज़ अगर समझो कोई ऐसा नॉन मेटल से बना हुआ वो घंटी होगा तो क्या वैसी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यानी कि वो जो सोनोरिटी है वो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं। सो दे आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अगेन नेक्स्ट इज दे आर लश्चरस। लश्चर यानी क्या होता है? शाइन। मेटल में एक अलग ही शाइन होती है, एकदम न्यूली या हाईली पॉलिश्ड मेटल लें अगर हम, तो उसमें या तो सिल्वरी या तो गोल्डन शाइन होती है। ओके, तो यानी कि दे हैव अ स्पेशल लश्चर। आप मेटालिक लश्चर भी कह सकते हो उसको। ठीक है, व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? वैसे तो ये नॉन लश्चरस होते हैं पर इसमें भी एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट? अगर आपको पता हो, डायमंड जिसमें इतना जबरदस्त शाइन है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, उसके शाइन के लोग दीवाने हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा मतलब यू कैन से कि डायमंड का जो ब्राइटनेस है या जो उसका शाइन है, ब्रिलियंस है उसका, वो मेटल से भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये एक्सेप्शन आया यहाँ पर कि नॉन मेटल होते हुए इतना शाइनी है। इसके अलावा आयोडीन भी है जो नॉन मेटल होते हुए इट इज़ ऑल्सो हैविंग दैट लश्चर। ठीक है, तो यहाँ पर डायमंड एंड आयोडीन जो है इसके एग्जाम्पल में आएगा, जिसके पास एक स्पेशल ब्रिलियंस या शाइन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज सोनोरिटी हो गया, लश्चर हो गया, डक्टाइल मैलिएबल हो गया, गुड कंडक्टर्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अबाउट मेटल्स पता होगा, कोई भी चीज़ को अगर हम हीट करना है तो हम मेटल्स यूज़ करते हैं, मेटल के वेसल्स यूज़ करते हैं कोई चीज़ को हीट करने के लिए। तो जनरली दे हैव ऑब्वियसली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट जिसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है? यस, इसमें भी आता है गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। यानी उसको अगर अपने पाम पे भी आप रखोगे, बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 है, उससे उस पे भी वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो यानी वो हमारे पाम पे भी रखने से मेल्ट हो जाएगा। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है इस मेटल का। ओके, एक्सेप्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, दे जनरली हैव, अब देखो मैं यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ करता हूँ या वर्ड यूज़ कर सकते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पर एक आध एक्सेप्शन तो हर जगह मिल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम ये वर्ड अक्सर यूज़ कर लिया करेंगे। सो दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, इसमें भी अगर हम बात करें डायमंड की तो वो भी काफ़ी हार्ड होता है एंड ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट उसका भी हाई है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट अबाउट हार्डनेस की, सो दे आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया। सोडियम पोटेशियम ऐसा है कि भाई इनको हम नाइफ से भी, चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है ये मेटल। ओके, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? कैसे होते हैं ये? दे आर जनरली ब्रिटल। सॉफ्ट नहीं कहो, ब्रिटल कहो। ब्रिटल कैसे? जैसे चॉक लिया टूट जाता है। ओके, तो इसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं, ये नॉन मेटल्स में ज़्यादा है। एक्सेप्शन यहाँ भी है, मैंने अभी बताया आपको कि डायमंड एक ऐसा कार्बन का एलोट्रोप, अगेन एक ऐसा नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो ये जो डायमंड है इसका हार्डनेस के बारे में ऐसा है कि भाई इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हम अपने
यहाँ अपने अर्थ क्रस्ट पे जानते हैं, ठीक है, इसमें सबसे हार्डेस्ट है ये हमारा डायमंड। ओके, सो सारे मेटल से भी ज़्यादा हार्ड है डायमंड, तो एक्सेप्शन में आ गया वो। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका फिजिकल अपीयरेंस का, फिजिकल स्टेट का, तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। हमारे इस रूम टेम्परेचर पे अगर कोई मेटल लो तो सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसे तो हम किसी को भी मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हैं। हम अगर फिलहाल ऐसे बात करें कि रूम टेम्परेचर पे, तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर सॉलिड्स। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल्स की, तो ये कैसे होते हैं? दे आर, मैंने बताया ओनली 22 नॉन मेटल्स हैं, तो इसमें से कुछ हैं जो सॉलिड्स हैं, कुछ हैं जो गैसेस हैं, और एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? दैट इज ब्रोमाइन। तो ब्रोमाइन जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कैसे एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। गैस के एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ओके, सॉलिड के एग्जाम्पल भी है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें मेटल्स की, मैंने बोला सॉलिड्स, एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्ट अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो हमारे थर्मोमीटर में होता है। यस, व्हाट इज दैट? आप ही बता दो, चलो बता देना उसको। नेक्स्ट जो है, बता दो भाई थर्मोमीटर में क्या होता है? यस, दैट इज मर्क्यूरी। ओके, डिजिटल की बात नहीं कर रहा, हमारा जो नॉर्मल थर्मोमीटर है, पता ही होगा आपको। ओके, बात करें अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हो गए यहाँ पर वैसे। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, और अगर डेंसिटी की बात करो तो यहाँ पर दे जनरली हैव हाई डेंसिटी, दे जनरली हैव लो डेंसिटी लिख सकते हो, और काफ़ी सारे पॉइंट्स है डिफरेंस के। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब जो हम एक डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स का, अब केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ मैं एग्जाम्पल दे दूं उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमको वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ बेसिक केमिकल नेचर जो है हमको यहाँ पर समझना होता है, तो वो हम लिख देते हैं। अगर आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, इसके बाद अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स का। भाई क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे। राइट यार, वीडियोस बनाने में काफ़ी देर हो जाता है, गैप हो जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। बीच में गैप हो गया वैकेशन का, उसके बाद फिर कैमरा एंड ऑल, बहुत सारी दिक्कतें आती है। कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। मूव करते हैं आगे। अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं पहले एग्जांपल दे दूं। मेटल्स के एग्जांपल में आप याद रखो सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। राइट, इसके एग्जांपल में देता हूं मैं फॉस्फोरस 285, सल्फर 286 एंड क्लोरीन 287। अब मैं ऑब्वियसली सारे नॉन मेटल्स या सारे मेटल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं जनरली एक मतलब टेंडेंसी बताऊंगा। ओके, तो आप बोलोगे यार सर, और 28 मतलब 4 वाले भी होते हैं, 2,4 कार्बन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। फिर जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली वो है, पर मैं यहाँ पे जनरली आपको एक टेंडेंसी बता रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना है इसको, या फिर कमेंट्स आ जाएंगे सर ऐसे नहीं, ऐसे आपने गलत लिखा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं। ओके, इसके बाद अब इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, आप देख सकते हो जनरली मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब एक टेंडेंसी बता रहा हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, ठीक है। मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इससे उसका मैं थोड़ा सा नेचर आपको बताऊंगा। सो दे जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल, या फिर वैलेंस ऑर्बिट,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? मेटल्स में। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो दे जनरली हैव, देख सकते हो यहाँ पर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। 4 वाले भी हैं भाई, 8 वाले भी हैं, मैं नहीं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा, ठीक है। 5, 6 और 7 टेंडेंसी देखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है, अगर इनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता तो ये क्या मतलब कैसा रिएक्शन कर सकते हैं, वो आपको एक बेसिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे सोडियम है 281, ओके, क्लोरीन है क्या है 287। तो आपको पता होगा NaCl का फॉर्मेशन क्या होता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिससे इसका भी ऑक्टेट पूरा 2,8 बन जाएगा, सोडियम का कैटायन 28 और ये बन जाएगा क्लोरीन का एनायन 28 और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8, दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इसने, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अनदर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं यहाँ पर शेयरिंग का नहीं दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ट्रांसफर का बता रहा हूँ, टेंडेंसी बता रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इफ यू हैव मैग्नीशियम 2,8,2, इफ यू हैव ऑक्सीजन 2 and 6, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है तो इससे बन जाएगा ये Mg2+ हैविंग 2,8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बिकम ऑक्सीजन 2,8 इलेक्ट्रॉन O2-, और इससे भी क्या फॉर्म होगा, MgO फॉर्म होगा। तो यानी कि कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे अक्सर मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो दे जनरली, दे आर, कह सकते हो आप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, दे बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो नॉन मेटल है वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या फिर गेनर्स कह सकते हो। ओके, इसके बाद तीसरी पॉइंट जो यहाँ पर मैं मेटल का लिखने वाला हूँ इसी से आएगा, सब इसी से जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इनके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहे जाते हैं। मेटल्स आर जनरली कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अक्सर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करने की कोशिश करता है, एंड दे आर व्हाट, ऑब्वियसली दे विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स जो है दे आर जनरली कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस को कैटायंस कहते हैं, तो ये भी लिख सकते हो, दे फॉर्म कैटायंस। कैटायंस यानी क्या होता है भाई, पॉजिटिव आयन। व्हाट अबाउट देम, नॉन मेटल्स का क्या है, दे फॉर्म एनायन। एनायन यानी क्या, नेगेटिव आयन, राइट। इसके बाद अब देख सकते हो ना, ये Na+ हो गया, ये Mg2+ हो गया, कैटायंस फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो Cl- O2- एनायन फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, चलो ठीक है, कैटायन हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो गया, बिहेवियर समझ में आ रहा है। पर अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपको एसिड और बेस से थोड़ा सा लिंक है इसका, एंड व्हाट इज दैट, कि मेटल्स जनरली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, दे आर बेसिक, या मैं कह सकता हूं मेटल्स दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर इनके ऑक्साइड्स का। और इनका क्या है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। देख सकते हो, कोई टेंशन की बात ना, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि देख लो आप सोडियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इन सबको अगर इसका केमिकल नेचर टेस्ट करना है, क्या कर दो, डायरेक्टली नहीं, यहाँ पर पानी मिला दो या फिर इनको पानी में मिक्स कर दो। जैसे ही आप इनको पानी में मिक्स करोगे, इनका जो हाइड्रोक्साइड वाला जो खूबी है वो बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि आपको पता ही होगा कि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मतलब इनको ऑब्वियसली पानी में गए तो ये OH- आयंस फॉर्म करेंगे, और जो OH- आयंस फॉर्म कर रहे हैं वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बेस। सो दे आर हैविंग अ बेसिक नेचर, मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, इसमें भी एक्सेप्शन है, ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो हमको अगली वीडियो में देखना है। ओके, इसमें एक्सेप्शन है ऑब्वियसली। एम्फोटेरिक क्या है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। वैसे यहाँ पर देखते हैं अबाउट एसिडिक ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया,
जैसे ही आप इनको पानी में मिलाओगे ये क्या फॉर्म करेंगे, पानी से मिलके दिस विल बी फॉर्मिंग H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये फॉर्म करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्म करेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सब जो है ऑब्वियसली आपको पता है एसिड है, यानी H+ आयंस वहाँ पे दिखेंगे आपको पानी के अंदर। तो यानी कि जनरली नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। पहले पार्ट में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया था, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने मेटल्स नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस पार्ट की वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, या कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो बेसिस उसकी बेसिस पे हमको 10th में जितने मेटल्स के बारे में हमको जानना चाहिए उस हिसाब से हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज दी है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमको जो गिवन मेटल्स है उसके हिसाब से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। और इस सीरीज में हमारे जो सीरीज है हमको जो दिया है जितने मेटल्स के बारे में उसमें सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। ओके, ऑब्वियसली इसके अलावा और दूसरे मेटल्स भी हैं, लेकिन हमको जितना दिया है 10th की बेसिस पे वो हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में लिखा है। अब इसको याद करने का एक तरीका जो आप में से काफी लोगों को आता भी होगा, ठीक है, व्हाट इज दैट? कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी, बाप रे, ऑल्टो जेन फरारी मांग रही है, फिर भी क्यों मिली? क्या मिली भाई? सिल्वर ऑडी मिल गई, सिल्वर वाली, वाह क्या बात है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आ गया के यानी पोटेशियम, एन से आया सोडियम, कार यानी कैल्शियम, मांगा मैग्नीशियम, ऑल्टो जेन फरारी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, फेरम या हम उसको यस फेरम कहते हैं। ठीक है, पीबी यानी क्या? लेड, क्यू सीयू कॉपर, मिली एम से मर्क्यूरी, सिल्वर एजी सिल्वर ही है भाई, और ऑडी एयू यानी क्या, किसका सिंबल है? गोल्ड का। ओके, तो यहां पर हमको ये रिएक्टिविटी अगर सीरीज याद हो जाती है तो इसके बाद चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, हम इसका जो रिएक्शंस है पहला लिखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर वैसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में दिया है, पर फिर भी हम यहाँ पर मेटल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ज़्यादा रिएक्टिव ये है, ज़्यादा यूजफुल ये है, इसके लिए हम मेटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं और मोर रिएक्टिव मेटल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर के साथ में कि भाई मेटल्स वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, करते हैं भी कि नहीं करते हैं? सो ऑब्वियसली करते हैं। एक जनरल रिएक्शन अगर लिखूं मैं यहाँ पर तो ऐसा है कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर इफ आई राइट इट दिस एज H2O, ठीक है, तो क्या फॉर्म होएगा? सबसे पहले फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ओके, और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, इसमें एक और रिएक्शन अब कैरी होता है। दिस मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर, और वाटर के साथ में रिएक्ट करके और फाइनली ये फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो फाइनली आई कैन राइट दिस द रिएक्शन एज कि मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके फाइनली क्या फॉर्म कर रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, है ना। अब इसको ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से मेटल ऑक्साइड वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो द नेट रिएक्शन विल बी मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज दैट ओवरऑल रिएक्शन जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें बताने वाला हूँ सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स के बारे में, फिर आएगा कैल्शियम का बारी, उसके बाद रहेगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आएगा लीड, कॉपर और बाकी जो बचे सिल्वर, गोल्ड, नॉल। ठीक है, मर्क्यूरी, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सब इसमें आ जाएगा।
तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उनकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। तो इनका रिएक्शन इतना विगरस है वाटर के साथ में, दिस रिएक्शन इज सो विगरस। विगरस यानी क्या, रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट निकलती है, बहुत फास्ट रैपिड रिएक्शन होता है। और इसमें ऐसा होता है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, मान लो कि पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा बिकॉज मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें फॉर्म होंगी। और रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन निकला है ना, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आग जल जाती है बिकॉज रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, इतना हीट निकलता है यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम जैसा मेटल जो ऑब्वियसली अब इनसे कम रिएक्टिव है, तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली ये भी वाटर से रिएक्ट करता है, पर द रिएक्शन इज नॉट दैट विगरस, या क्योंकि मेटल अब कम रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव था, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्शन उतना वायलेंट, उतना विगरस नहीं होता। तो इसमें ऑब्वियसली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पर जो हाइड्रोजन है उसमें आग नहीं पकड़ता। ठीक है, अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि ना तो उनको हवा में रख सकते हैं, स्टोर करना है अगर, तो ना ही उनको पानी में रखा जा सकता है बिकॉज पानी से भी वो रिएक्ट करके ऐसा वायलेंट रिएक्शन कर रहे हैं, विगरस रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल्स को कहाँ स्टोर किया जाता है, यस केरोसिन में इनको स्टोर किया जाता है। ओके, तो उतना रिएक्टिव कैल्शियम नहीं है, ऑब्वियसली सीरीज में दिख रहा है कैल्शियम लेस रिएक्टिव है कंपेयर करें अगर हम पोटेशियम और सोडियम से। इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो निकल रहा है उसमें आग नहीं पकड़ती। ठीक है, अगर हम और कम रिएक्टिव में जाएं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम जो है वाटर से अब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। अब नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो वाटर था, अपन ने नॉर्मल वाटर लिया था, वाटर नॉर्मल मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ठीक है, कह सकते हो आप कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है किसी भी हालत में। कौन, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स है, जैसे अब यहाँ पर ये भी नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर गया, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से रिएक्ट कर गया। पर अगर हमको मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है वाटर से, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, इवन लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि ये नॉर्मल वाटर से या फिर कहो तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपको मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है तो लेना होगा थोड़ा एनर्जेटिक वाटर, यानी कि हॉट वाटर, तभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगा प्रोड्यूस, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ऐसा क्यों होते जा रहा है ये सोच देखते जाओ यहाँ एग्जैक्टली कि ये बहुत रिएक्टिव था तो खुद ब खुद रिएक्ट कर गया ये जो मेटल्स थे यहाँ पर अगर हम बात करें कैल्शियम की, थोड़ा कम रिएक्टिव, तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ पर उतना हीट नहीं निकला। और नीचे जा रहे मैग्नीशियम में और कम रिएक्टिव है, तो इसका ऐसा है कि भाई ये नॉर्मल रिएक्टर से कोल्ड वाटर से नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहा, इसको अगर रिएक्ट करवाना है तो हॉट वाटर लेना पड़ रहा है। अगर हम बात करें और ज़्यादा मतलब और लेस रिएक्टिव में, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, तो ये मेटल्स इतने कम रिएक्टिव हैं कि ये ना ही कोल्ड वाटर से और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो सर क्या ये रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन और एनर्जी वाला वाटर लेना होगा, यानी क्या लेना होगा? स्टीम लेना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की या जिंक की, आयरन की, तो ये किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर। बात करें अगर और कम रिएक्टिव, जैसे कि अब लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। दे नॉट एट ऑल रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन, ना ही कोल्ड, ना ही हॉट, ना ही स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी जो है, पूरा जो हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं मेटल्स का, ये पूरा उनकी रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपको पूछा जाता है 10th में ऑब्वियसली, कि जो हॉट वाटर बॉयलर वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, पानी गर्म करने वाले जो वेसल्स होते हैं, वो वेसल्स कभी भी स्टील से नहीं बनाए जाते हैं, या मोस्टली आप देखोगे कि जो पानी गर्म करने वाला वेसल का पार्ट होता है, ठीक है, वो पार्ट हमेशा कॉपर से बना हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों है? कॉपर क्यों यूज होता है? उसका रीजन यही दिख रहा है आपको कि स्टील, अब देखो हॉट वाटर
बॉयलर अगर होगा, कोई वेसल होगा, तो वहां पर ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होने वाला है, स्टीम प्रोड्यूस होगा, है ना, वाटर वेपर स्टीम प्रोड्यूस होगा। अब अगर ये स्टील से बना हुआ वेसल है, इफ सपोज मान लो कि हम ये लेते हैं कि स्टील से बना हुआ हमने बॉयलर बनाया, तो स्टील किससे बना है, स्टील का मेन एलिमेंट क्या है, आयरन है ऑब्वियसली। और आप देख सकते हो कि आयरन जो है